अब यहाँ पर देखेंगे अध्याय 8, मतलब अध्याय 1 क्लास 8 का पूरा आप इसमें देखेंगे। कक्षा 8 से वर्तमान, कब, कहाँ और कैसे। तो पुनर्जागरण सबसे पहले देख लेते इसके बारे में क्या है। तो आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। तो समझ गए होंगे कि आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। खोज यात्राएं, स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस जिसने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। फिर पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा, उसने 1498 ईस्वी में यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज की। उसके बाद है साम्राज्यवाद। सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के स्वदेश प्रदेशों को अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया तो वे साम्राज्यवाद हुआ। तो सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, वही कहलाता है साम्राज्यवाद। उसके बाद है प्रायः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को 1750 ईस्वी के बाद आधुनिक काल प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब सब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा जो पिछला लगभग 300 वर्षों से संबंधित है उससे किया जाता है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहास और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंड में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। 1817 में स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री हैं, इतिहास और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास को लिखा। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, ऐतिहासिक और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने लिखे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 भाग में, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 काल में खंडों में बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन का घोतक होता है। काल खंडों के निर्धारण को वक्ता लोगों ने मान लिया। करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार, भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान हुआ। करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार, भारत में इसका एक इस्तेमाल 1850 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फ़ोटो कैमरे से खींची गई थी। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के फ़ोटो बहुत उपयोगी साबित होते हैं। समय के साथ परिवर्तन। भारतीय महाद्वीप आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव सम्मिलित है। इसमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेज़ों को भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। म्यांमार जो कि तत्कालीन बर्मा, श्रीलंका, तत्कालीन सिलोम भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के देश एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान 2 भाग में विभाजित हो गया। एक बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाबी एवं पूर्वी पाकिस्तान में चले गए ये सब जगह। उसके बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। 20वीं शताब्दी में आरंभ बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। तो यहाँ पर है कि 20वीं शताब्दी में आरंभ बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया। तो ये ध्यान रख लीजिए कि स्वतंत्र देश बना। 120वीं शताब्दी के आरंभ बिहार एवं उड़ीसा बंगाल के प्रांत के अंग थे। मतलब एक समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही में था, मतलब बंगाल में ही था। तब 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल को अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया। 1936 ईस्वी में भी उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग अलग प्रांत की दर्जा दिया गया। पुनः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य को झारखंड से अलग कर दिया। तो देख लीजिए बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में, और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और 2000 ईस्वी में 15 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ। अब अध्याय 2 में बात कर लेते हैं अतीत से वर्तमान क्लास 8 का। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में यहाँ पर है
कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार। पुर्तगाल का जो नाविक वास्को डी गामा 1498 में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तर माशा यानी कि केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर उन्होंने पहुंचा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इंग्लैंड के महारानी ने इसे कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व एशिया देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। उसके बाद अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष। इंग्लैंड के इस ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधे रूप से फ्रांस के फ्रेंच ईस्ट इंडिया के साथ था। अंग्रेज और बंगाल। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अलीवर्दी खां ने हमेशा यूरोप के व्यापारियों को नियंत्रित रखने का प्रयास किया। यहाँ पे है कि अलीवर्दी खां ने हमेशा यूरोप के व्यापारियों को नियंत्रण रखने का प्रयास किया। इसके बाद उनका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। जो उसका नाती है सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उनके परिवार के सदस्य के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। तो जो झगड़ा हुआ उससे वो हस्तक्षेप करने लगा बंगाल के व्यापार से शासन तक। बंगाल में पहली अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यानी कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इस आदेश के बाद बंगाल राज्य में जो माल खरीदती थी उस पर उसे कर नहीं देना पड़ता था। सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। अंततः जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में युद्ध हुआ। युद्ध हुआ। इन युद्ध के नवाब की सेना हार गई। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। पलासी का असली नाम फलासी था, जिसे अंग्रेज ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले पलासी के फूलों के कारण पलासी कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत के कारण पलासी कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसे होली में उपयोग किया जाता है। 1 जनवरी 1759 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम क्लाइड ने यह पत्र लिखा। अंग्रेज फौज के कामयाबी के जरिए एक महान क्रांति इस देश में की जा चुकी है। उस क्रांति के बाद एक संधि की गई जिससे कंपनी के ज़बरदस्त फायदे हुए। मीर जाफर को जब गलती का एहसास हुआ तब उसने इसका विरोध किया। उसके विरोध के पश्चात मीर जाफर को हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो मीर जाफर को जब गलती का एहसास हुआ तब उसने इसका विरोध किया। उसके विरोध के पश्चात मीर जाफर को हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिए। 26 मार्च 1762 को मीर कासिम ने अंग्रेज कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत की। दस्तक वह प्रमाण पत्र था जो कंपनी को कर मुक्त व्यापार की अनुमति देता था। निसंदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए। निसंदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें नवाब को हटाने का फैसला किया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेली अंग्रेजी फौज का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मदद मांगी। इन तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ
पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई। तो यहाँ पर है कि निसंदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से सारे कंपनी के अफसर नाराज हो गए और जिसके कारण उन्होंने नवाब को हटाने का फैसला किया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेले अंग्रेजी का फौज का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मदद मांगी। इन तीनों के संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सेनाओं की करारी हार हुई। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद के क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौता के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार की दीवार मिल गई। इसने कंपनी के इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गई। तो इस तरीके से सेकेंड चैप्टर भी खत्म हो गया। अब अभी सेकेंड चैप्टर में कुछ और बातें हैं कि दक्षिण भारत का मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक है। कर्नाटक मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में है। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक कुछ समय काफ़ी समृद्ध एवं ताकतवर था। वहाँ है हैदर अली 1761 से 1782 एवं उसके पुत्र पुत्री टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ने सफलतापूर्वक शासन किया। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, मैसूर के नियंत्रण में था। वे 1750 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। टीपू ने फ्रांसीसी से मित्रता की और अपनी सेना के टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना के अनुकरण करके उनमें मदद ली। उसने इन कदमों से कंपनी और मैसूर में लड़ाई छिड़ गई। टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगापट्टनम में हुई, जिसे टीपू बहादुर के साथ लड़ते हुए मारा गया। अब टीपू की कहानी की बात कर लेते हैं। तो टीपू की कहानी है कि 1782 ईस्वी में सुल्तान बने टीपू के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आया। उनके बंदूक के मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गए। फिर भी टीपू ने उन्हें निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर से मुकाबला उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उसे शेर ए मैसूर कहा जाने लगा टीपू सुल्तान को। टीपू के मौत के बाद अंग्रेज ने मैसूर का शासन वजियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया। मैसूर राज्य के कुछ इलाके कंपनी ने हथिया लिया और वहाँ के नया राज्य पूर्णतः कंपनी के अधीन हो गया। अब अंग्रेज और मराठों की बात कर लेते हैं। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठे भारत के बहुत बड़े भाग को नियंत्रण करते थे, किंतु वे आपस में बटे हुए थे। इनकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकर और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। कंपनी के अधिकारियों और फौजों ने मराठ प्रमुख को आपसी लड़ाइयाँ की फ़ायदा उठाया और एक के बाद एक लड़ाइयाँ में मराठों को कमज़ोर कर दिया। अंततः 1817 से 19 के युद्ध में पूरी तरह पराजित हुए और मराठों का क्षेत्र भी कंपनी के प्रभावित हो गया। अब कंपनी और पंजाब बात कर लेते हैं। तो अब कंपनी का ध्यान पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह की ओर गया। यानी कि जब ये सब हो गया तो महाराणा रणजीत सिंह की ओर गया। 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। रणजीत सिंह के जीवन काल में ही उनके राज्य का विस्तार को कंपनी को रोक दिया, लेकिन इनके जीवन काल में कंपनी पंजाब को नियंत्रित करने में असफल रही। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई। इस स्थिति का फायदा उठाकर 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब विलय नीति की बात करते तो सीधे युद्धों के अलावे भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कंपनी ने अन्य बहाने भी ढूंढने शुरू किए। विलय नीति भी ऐसा ही एक बहाना भी था। इस नीति को अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उसका पुत्र नहीं होता था, जो उसके राज्य की कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। इस नीति के तहत 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच भारत में कई राज्य सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए। तो सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने जान लिया। थर्ड चैप्टर है ग्रामीण जीवन और समाज। लगान व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई।
तो कई तरह के प्रयासों के बाद आखिर में सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदार के साथ एक करार, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों की वसूली कर लगान के 9/10 भाग तय कर दिया गया। आगे चलकर सन 1793 इसी राशि को हमेशा के लिए मान लिया गया और इस राशि के भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। इस अस्थायी बंदोबस्त का नाम दिया। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी कर जो देते थे कई वर्षों तक, वो होता था। रिकॉर्ड के अनुसार उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो सन 1821 में प्रकाशित हुई थी। जमींदार खुद उत्पादन के कुछ नहीं करता, मजदूर अपना श्रम लगाता, पूंजीपति अपना पूंजी लगाता, उद्यमी उद्योग संगठन से सक्रिय है। रैयतवारी व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो एक नई व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयतवारी व्यवस्था के नाम से शुरू की गई। इसमें किसानों के साथ सीधा करार किया गया। इन इलाकों में परंपरागत रूप से जमींदार नहीं होते थे, इसलिए कंपनी सरकार ने किसी नए व्यक्ति को जमींदार बनाकर स्थापित करने की जगह सीधा किसानों से ही संबंधित स्थापित किया। तो यहाँ पर एक नई व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयतवारी व्यवस्था के नाम से शुरू की गई। इसमें किसानों के साथ सीधा करार किया गया। इन इलाकों में परंपरागत रूप से जमींदार नहीं होते थे, इसलिए कंपनी सरकार ने किसी नए व्यक्ति को जमींदार बनाकर स्थापित करने की जगह सीधा किसानों से ही संबंधित स्थापित किया। इस व्यवस्था में लगान उपज के आधार पर तय होता था। उसके बाद है यहाँ पर महलवारी व्यवस्था बात कर लेते हैं। पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर जब अंग्रेज सरकार का कब्जा हुआ तो वहाँ उन्होंने सीधा किसानों की जगह गांव की काफ़ी बड़े जो ज़मीन मालिक या परिवार, जिन्हें महाल कहा जाता था, इकाई माना और उनके साथ लगान वसूली का करार किया। इस व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब 1857 का दक्कन विद्रोह बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 में किसानों के बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़क आया। इन क्षेत्रों में रैयतवारी व्यवस्था लागू थी। यहाँ किसान लगान की ऊंची दर के कारण परेशान थे। समय पर लगान चुकाने के लिए वे महाजनों से ऊंचे ब्याज दर पैसा लेते थे और इस तरह के वे चंगुल में जीवन में पूरे फंस जाते थे। इस विद्रोह के किसानों ने महाजनों को अपना निशान बनाया। नकदी फसल बात करते हैं तो नकदी फसल ऐसा उत्पादन होता था जिसे खेती से सीधे व्यापारियों के द्वारा खरीद लिया जाता था, जैसे गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम, ये सब। महाल की बात करते महाल, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में बड़े गांव या कुछ गांवों के समूह को महाल कहा जाता था। तो कुछ गांव या कुछ गांव के समूह को ये कहते थे, बड़े गांव या कुछ गांव के समूह को। अब चौथा चैप्टर देख रहे हैं उपनिवेशवाद एवं जनजातीय, जो कि चौथा चैप्टर है क्लास 8 हिस्ट्री का। इसमें क्या है तो वन विभाग बना। तो तेज़ी से खत्म होते जंगल की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की और 1865 में वन अधिनियम बनाया गया। बिरसा मुंडा एवं विद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थानांतर्गत 3 उली हाथू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। कदमी माता के नाम, पिता के नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम पिता सुगना मुंडा, माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाई बासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं ने साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म का स्वीकार किया, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गए। उनके मन में अंग्रेजों और जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। सन 1895 में बिरसा को उनके कुल देवता सिंह बोगा से नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेज शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने मुंडाओं के आदर्श में पवित्र जीवन जीने के संदेश दिया। कुछ ही दिनों के उनके अनुयायी की संख्या अधिक हो गई और वे बिरसा को पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार किया कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उन्होंने मुंडाओं के आदेश दिया कि किसी को भी राजस्व नहीं दे और ज़मीन का उपभोग बिना राजस्व बिना कर दिए ही वे करे। विद्रोह के कारण बिरसा के पकड़ रांची के जेल भेज दिया गया और उन पर बगावत का आरोप लगाया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद बिरसा ने फिर से लोगों का समर्थन प्राप्त करना शुरू किया तथा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जन संघर्ष के लिए मोर्चा
बनाना शुरू किया। लोगों को तीर धनुष की शिक्षा दी जाने लगी और रात में सभाओं का आयोजन होने लगा। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनियों पर किया, जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं के आतंकित कर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा करना था। इसने बहुत से लोग मारे गए, बहुत को बंदी बना लिया गया, लेकिन बहुत जल्द बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए और 2 जून सन 1900 ईस्वी को हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गई। रांची जेल में ही उनका मृत्यु हो गया। बिरसा मुंडा के मौत के बाद मुंडा आंदोलन थमा नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में इसने और गहरी जोर जमा ली। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिशों पर सन 1902 में गुमला तथा 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन कर दिया गया, ताकि समस्याओं को नज़दीकी से समझा जा सके। आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बनाया गया। इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र की भूमि का गैर आदिवासी को हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। इस प्रकार बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। 150 वर्षों से चला आ रहा जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ और जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। इस तरीके से उन्होंने बहुत फेमस हुआ। मुंडारी लोकगीत, जिसे बिरसा मुंडा को आज भी याद किया जाता है, मायोम ताम दो बिरसा बाहो रोको टीका सुंदरी कोड, ये जो गीत है बिरसा मुंडा वाला गीत है। हे बिरसा तेरे खून का सिर, इस तरीके से बहुत सारे बातें लिखा हुआ है। मुंडा विद्रोह के बाद छोटा नागपुर में विद्रोह की आग दबी नहीं, वे हमेशा इस तरीके से आंदोलन होते रहे। उत्तर पूर्व जेलियांग आंदोलन, यानी कि उत्तर पूर्व भारत में जेलियांग आंदोलन। तो उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ नागा जनजाति ने प्रबल विरोध किया। जेलियांग आंदोलन बात करते, उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ नागा जनजाति ने प्रबल विरोध किया। 19वीं शताब्दी में इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1891 में जब मणिपुर के ध्रुवराज टिकेंद्र जीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेज़ों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, तब नागा जनजाति का विद्रोह जोर पकड़ा। यहाँ पर है कि 19वीं शताब्दी के इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1891 में जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्र जीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेज ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, तब नागा जनजाति का विद्रोह जोर पकड़ा। इस समय मणिपुर में जेमेई, लियांग, जमेई एवं रंगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। राजनैतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जागोनांद नामक एक रंगमेई जनजाति नेता का नेतृत्व में सन 1920 में जनजाति लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन का जेलियांग राग आंदोलन का नाम दिया गया। फिर जागोनांग ने सर्वप्रथम इन तीनों जनजातियों में एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं आदिवासी खदेड़ने का राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। बाद में दोनों एक साथ करे। उसके बाद यहाँ पर है कि जादोरनांग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया। जादोरनांग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया, तो अब ये देख लेते उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडाली के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई। यहाँ पर है कि जादोरनाग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया। तो जादोरनाग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडाली के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई। गिंडाली के साथ उन्होंने योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास किया। जो नागा राज्य है उसकी स्थापना प्रयास शुरू किया। इसने जादोरनाग को काफ़ी सफलता मिली, लेकिन अंग्रेज़ सरकार को इसकी भनक मिल गया था। एक हत्या के मामले में फंसाकर 19 अगस्त 1929 को अंग्रेज़ ने उन्हें फांसी दे दिया। आंदोलन अभी नहीं थमा, गिंडाली ने इसे जारी रखा। अंग्रेज़ द्वारा सन 1932 में इस आंदोलन को भी दबा दिया गया और गिंडाली को आजीवन काल कारावास की सज़ा सुना दी गई। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया। गिंडाली ने अंग्रेज़ सरकार की दमनकारी कानूनों को अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया और इस तरह वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने का सफल रही। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया। अब 5th चैप्टर है शिल्प एवं उद्योग के बारे में, जो क्लास 8 का इतिहास है। इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और
उनके आयात इंग्लैंड में रोक दिया गया। अवनी औद्योगिकीकरण। जब देश के लोग शिल्प एवं उद्योग को छोड़कर खेती को अपनी जीविका आधार बनाते तो उन्हीं औद्योगिकीकरण कहलाता। 1854 में बम्बई में पहला सूती वस्त्र कारखाना कावस जी नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी थे, उन्होंने स्थापित किया। सन 1880 ईस्वी में भारत में पूरे 56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो गया। उसके बाद है कि 1855 में बंगाल में रिसला में पहली जूट मिल स्थापित की गई। ऐसे 1906 में कोयल खान उद्योग की शुरुआत भी की गई। 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा बिहार के साकजी नाम स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना की गई। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा बिहार के साकची नाम स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। यही स्थान जमशेदपुर टाटा नाम से जानते हैं। यह स्टील का उत्पादन होने लगा। 1920 के दशक से जीडी बिरला भारतीय उद्योगपतियों का संघ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI यानी कि फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई। यही पूरे भारत के लिए व्यापारिक संस्था बनी। उसके बाद 1920 तक हड़ताल हुई। इससे पूरे देश में मजदूरों में एकता की भावना जगी, जिससे प्रेरित होकर 1920 में मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन बनाया जो मजदूरों के हित के काम करती थी। आगे चलकर यही मजदूर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। तब आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उनके न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरों के दर को निश्चित किया तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रहे। अब बात कर लेते हैं अध्याय 7 जो अतीत वर्तमान का ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा है। अब उससे रिलेटेड जो भी याद करने वाला बातें हैं वो अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पर है कि 1781 में कलकत्ता में स्थापित मदरसा और बनारस में स्थापित इसके अपवाद थे। इन दोनों संस्थाओं के हिंदू और मुसलमानों में प्रचलित कानून परंपरा को जानने के लिए स्थापित किया गया था। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे तो अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह मदरसा शैक्षणिक संस्थानों को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है यानी कि मदरसा शैक्षणिक संस्थानों को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यही स्कूल कॉलेज के समान संस्था जहां बच्चे पढ़ते थे। अब कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता, मनुस्मृति, पंचतंत्र, हितोपदेश इत्यादि पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। जेम्स साहब ने अपने इस काम को व्यवस्थित करने के लिए कलकत्ता में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था भी स्थापित किए। तो यहाँ जेम्स साहब ने अपने इस काम को व्यवस्थित करने के लिए कलकत्ता में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था स्थापित की है। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में बनने वाली एक कानून, इस कानून में यह कहा गया था कि अंग्रेज सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करेगी। फिर 1835 में इसी के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया। इसे ही आधुनिक शिक्षा का अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1835 में आधुनिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। फिर व्यवसाय के लिए शिक्षा, तो 1854 में आधुनिक शिक्षा मजबूत एवं व्यवस्थित बनाया। इस वर्ष के इंग्लैंड ने अंग्रेज प्रशासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के नाम से संबंधित एक नीति संबंधी पत्र भेजा और इस नीति पत्र में वुड्स डिस्पैच भारत में होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति को रूपरेखा थी। इसका एक बड़ा उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों को मानस को बदलना ताकि उनकी जीवन शैली यूरोपीय हो जाए। आज भी शिक्षा को ही व्यक्ति के मानस को निर्मित करने वाला बड़ा आधार माना जाता है। उसके बाद 1854 की शिक्षा की महत्व की बात कर लेते तो उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए एक विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में बनाया गया। विलियम एडम की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ यहाँ पर बातें हैं कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मा सौंपा। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ थीं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्रों थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। फिर भी इस पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ स्वार्थ गुरु द्वारा प्रारंभ की गई थी।
अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया। तो अंग्रेजी महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया और इसके प्रभाव से आकर लोगों को पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा के विषय विष भरा है, यह पापपूर्ण, इसने पश्चिमी की दास बना दिया, इसने लोगों को दुष्प्रभाव डाला है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। अब उसके बाद टैगोर के शांति निकेतन की स्थापना की बात कर लेते तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू किया। उन्होंने शांति निकेतन कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। आधुनिक शिक्षा और बिहार की बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज द्वारा किए गए बहुत सारे प्रयास सबसे पहले बंगाल में हुए। बिहार में 1911 तक बंगाल का ही एक हिस्सा था, इसलिए वहाँ के जो कुछ भी हो रहा था उससे बिहार अलग नहीं था। सरकारी प्रयासों से सबसे पहले 1835 में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। 1835 में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। यह बिहार का प्रथम आधुनिक हिस्सा था। इसी कड़ी में 1836 में आरा में हाई स्कूल खुला। तब 1837 में भागलपुर में, फिर 1839 में छपरा, 1845 में गया मुजफ्फरपुर हाई स्कूल सरकार द्वारा स्थापित किया गया। अभी इन सभी स्कूलों में नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद यहाँ है कि टिकारी में वहाँ के जमींदार द्वारा स्थापित टिकारी राज स्कूल, या दरभंगा में वहाँ के राजा द्वारा स्थापित दरभंगा राज स्कूल, तथा पटना में ही कुल्हरिया के जमींदार द्वारा शुरू किया गया था। बिहार के नेशनल हाई स्कूल, जो बाद में बिहार नेशनल कॉलेज का प्रमुख बना, 1867 में पटना में स्थित बांकीपुर बालिका विद्यालय लड़कियों का प्रथम स्कूल हो गया था। और 1868 में भागलपुर में स्थापित मोक्षदा बालिका विद्यालय, या फिर 1884 मुजफ्फरपुर में स्थापित मुखर्जी सेमिनार प्रमुख, ये सब है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी सर सैयद के आंदोलन से प्रेरित पटना के मौलवी मोहम्मद हसन ने मोहम्मेउन एंग्लो अरेबिक स्कूल की 1884 में स्थापना की है। 1880 में दरभंगा में नॉर्थ ब्रुक हाई स्कूल, आज की जिला स्कूल के नाम से जानते हैं। 1901 में समस्तीपुर के वाटसहन हाई स्कूल की इसी श्रेणी में आएगा। 1863 में पटना में स्थित स्थापित पटना कॉलेज बिहार का सबसे पुराना कॉलेज। तो 1878 में तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर में जो है। 1889 में बिहार का नेशनल कॉलेज पटना, और 1898 में स्थापित डायमंड जुबली कॉलेज जो कि मुंगेर में। तो इस तरीके से स्थापित इतने सारे कॉलेज हुए। ईसाई द्वारा स्थापित पटना स्थित संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल 1853 एवं संत माइकल स्कूल 1854 आज भी बिहार में चुने गिने में अच्छे स्कूल में आते हैं। उसके बाद एलएस कॉलेज के बारे में यहाँ पर कुछ बातें जान लेते हैं कि बिहार के 5वें उत्तर बिहार के प्रथम कॉलेज के रूप में 1899 में स्थापित इस कॉलेज का बिहार की आधुनिक शिक्षा के प्रसार में काफ़ी बड़ा योगदान है। कॉलेज की स्थापना इस वर्ष मुजफ्फरपुर में आयोजन भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के बाद हुआ। कॉलेज की स्थापना से लेकर अभी तक के विकास में बहुत भूमिका निभाते आ रहा है। उसने अपनी जीवन भर की कमाई कॉलेज को दान कर दिया। स्थापना वर्ष में यह इंटर तक ही था। 1901 में इसे बीए तक मान्यता मिली। 1901 में बीए। आरा में 5 विषय गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी और फारसी की शुरुआत यहाँ से। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इतिहास विषय में अध्यापक के रूप में वहाँ पर योगदान दिया। 1915 में इसे अंग्रेजी सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। 1950 ईस्वी में लंगट सिंह द्वारा कॉलेज को दिए गए योगदान के कारण इसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अध्याय 8, जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। जातीय व्यवस्था की चुनौती जो है यहाँ पर अध्याय 8 और क्लास 8। तो जातीय व्यवस्था की चुनौती क्या क्या थी। तो ब्राह्मण के बारे में कि समाज का वह वर्ग जिसमें अपनी शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज पर एक अधिकार स्थापित कर दूसरी जातियों से अपना को प्रभाव कायम रखा। फिर अत्यंज तो समाज का वह वर्ग जिसे सभ्य समाज की परिधि से बाहर रखा जाता था। महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपने विचारों को प्रसार के लिए फूले ने पत्र पत्रिका और पुस्तकों के प्रकाशन तथा भाषण तथा लेखन में अपनाया। उन्होंने मराठी भाषा का प्रयोग किया ताकि आम लोगों की भाषा को द्वारा उनके विचारों को जनसाधारण को आसानी से पहुंचा जा सके। उन्होंने आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली। 1873 में गुलामगिरी नाम से निकाली गई अपनी पुस्तक में फूले ने शूद्रों की दासता के कारण की व्यवस्था
की और इन्हीं तुलना अमेरिकी निग्रो यानी कि काले गुलामों से की। फूले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय व्यवस्था के समर्थन में मुहिम चलाई। फूले ने गैर ब्राह्मणों को मनोबल बढ़ाया। फूले ने उच्च जाति के नेताओं को उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की कड़ी आलोचना अपनी एक रचना काश्तकार की चाबुक में की। राजनीति में किसान को एक वर्ग की तरह प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब वीरशैलिंगम 1848 से 1919। तो इनका नाम पूरा नाम कुंडुकरी वीरशैलिंगम था। वीरशैलिंगम का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। उन्होंने तेलुगु भाषा में अनेक लेख लिखे जिसके लिए उन्हें तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता। तेलुगु गद्य साहित्य का लेखक कुंडुकरी वीरशैलिंगम है। नारायण गुरु की बात करते हैं 1855 में 1928 के बीच में इनके द्वारा भी नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में की गई। इस संगठन के सक्षम दो उद्देश्य थे। एक हुआ छुआछूत विरोध करना और दूसरा पूजा विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार के विधि को सरल बनाया। तो नारायण गुरु के बारे में ये बातें समझ ली। उसके बाद बात कर लेते हैं E.V. रामस्वामी नायकर पेरियार 1889 से 1973 के बीच इनका ये जीवन काल रहा और आत्मसमर्पण आंदोलन इन्होंने किए। तो 20वीं सदी में आरंभ में गैर ब्राह्मणों आंदोलन को आगे बढ़ाया। पेरियार जो स्वयं सन्यासी थे, हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचन भी थे। उन्होंने 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया ताकि ब्राह्मण जाति के जागरूक बनाया जा सके। मई 1933 में कुरी अरसू नामक अपने आलेख में पेरियार ने लिखा कि आत्मसम्मान आंदोलन का सही मार्ग पूंजीपतियों और धर्म की क्रूरताओं को खत्म करना ही अपनी समस्याओं का सुलझाने का एकमात्र रास्ता। 1937 में जस्टिस पार्टी के नेतृत्व इन्हें सौंप दिया गया। पेरियार को जस्टिस पार्टी का नेतृत्व इनको सौंप दिया गया जो बाद में द्रविड़ कषगम के नाम से जानी गई। अन्ना दुरई के द्वारा द्रविड़ मुनेर करगम ने 1949 में स्वयं को अलग कर लिया। अब वह संगठन केवल एक सामाजिक सुधार का केंद्र नहीं रहा। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं। 1919 में पहला अखिल भारतीय डिस्प्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ। अछूतों और दलितों के लिए उन्होंने हरिजन का नाम दिया गया। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया जो उन्हें चिकित्सा और तकनीकी की संबंधित जानकारी और सुविधा पहुंचा सके। 26 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर के साथ पुनः समझौता हुआ। 26 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर के साथ पुनः समझौता हुआ और गांधी जी हरिजनों के उद्धार में लगे रहे। अब उसके बाद है अम्बेडकर के द्वारा 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1927 में महार सत्याग्रह आरंभ किया गया। सत्याग्रह के कारण पुनः समझौता 1932 में लागू हुआ। 1942 में अम्बेडकर द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। 1942 में अम्बेडकर द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। अब 1950 में अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। 1950 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और कालांतर में इनके अनेक समर्थकों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया। बात कर लेते हैं कुछ ये अब 6th चैप्टर का यहाँ पर कुछ बातें हैं कि अंग्रेज शासन के खिलाफ संघर्ष जो हुआ उसके बारे में है। तो ये ध्यान में रखना जैसे भारतीय नाविक यहाँ पे कोई है समय केंद्र ब्रिटिश नायक और समय कौन सा था। तो भारतीय नाविक विद्रोह तो सबसे पहले देख लेते विद्रोह के। बहादुर शाह जफर एवं जफर बख्त खां 11 मई 1857 ये दिल्ली में हुआ और ब्रिटिश नायक था इसका निकलसन ए हडसन। ये दोनों के बीच युद्ध हुआ दिल्ली में 11-12 मई और समय करीब 21 सितंबर 1857। फिर नाना साहब एवं तात्या टोपे 5 जून 1857। नाना साहब एवं तात्या टोपे 5 जून 1857 समय था और केंद्र था कानपुर में और कैंपबेल के द्वारा ये आंदोलन हुआ दोनों के बीच में और ये लगभग 6 सितंबर 1857 तक चला। फिर बेगम हजरत महल 4 जून 1857 में शुरू हुआ, लखनऊ में हुआ और कैंपबेल के द्वारा यह भी आंदोलन इन दोनों के बीच हुआ, मार्च 1858 तक चला। फिर रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे दोनों ने मिलकर झांसी ग्वालियर में जो था हुरोज के साथ जून 1857 से 3 अप्रैल 1858 तक ये आंदोलन हुआ। फिर है विलायत अली 1857 से
इलाहाबाद बनारस कर्नल मिल के साथ 1857 से 1858 तक ये युद्ध हुआ। कुंवर सिंह अगस्त 1857 से जगदीशपुर बिहार में जो है वो विलियम टेलर एवं मेजर विसेंट आयर के साथ 1858 तक ये विद्रोह हुआ। फिर खान बहादुर खां 1857 बरेली में 1858 तक विद्रोह किया। फिर मौलवी अहमद अल्लाह 1857 फौजबाद में 1858 तक विद्रोह किया। फिर आजिमुल्ला 1857 फतेहपुर जनरल रेनल्ड के साथ ये आंदोलन हुआ। तो ये देख लीजिए इन सैनिकों के सामने एक बड़ी समस्या है कि यह समस्या थी कि उस पर कागज़ का एक मोटा खोल चढ़ा होता था। यहाँ पर है इन सैनिकों के सामने एक बड़ी समस्या आई। यह समस्या थी कि नए किस्म का इनफील्ड राइफलें जो होती थी, इस राइफल्स के जो कारतूस होते थे उस पर कागज़ का एक मोटा खोल चढ़ा होता था। खोल बनाने में गाय, सूअर या अन्य जानवरों की चर्बी इस्तेमाल किया जाता था। कारतूस में भरने के लिए पहले खोल को दांत से काटकर हटाना पड़ता था। विद्रोह का आरंभ इस तरीके से हुआ। मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने नए कारतूस और राइफल्स के लेने से इनकार कर दिया। तो 10 मई 1857 को पूरी छावनी में विद्रोह कर दिया गया, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब कानपुर में मराठों ने आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर में मराठों के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया। अंग्रेजी ने इन्हें मिलने वाली पेंशन बंद कर दिया गया। इनके प्रमुख सहयोगी तात्या टोपे और अहमदुल्ला थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिनके राज्य अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। फौजबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठी कर ली थी और बेगम हजरत महल के लिए लड़े। बरेली में सिपाही बख्त खान ने भी एक सेना तैयार की एवं मुगल बादशाह की मदद के लिए दिल्ली पहुंचे। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के दो प्रतिष्ठित मौलवी विलायत अली और इनायत अली, इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजी सरकार के प्रत्येक स्तर पर विरोध किया। अब बहावी आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। मुसलमानों के सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ। अब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उनके बेटे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके बेटे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी तथा बादशाह के रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गया। इसके बाद लखनऊ पर धावा बोल उसे अधिकार में लिया गया। बेगम हजरत महल गिरफ्तार से बचने के लिए नेपाल चली गई। उसने कानपुर को भी जीत लिया। नाना साहब भी नेपाल चले गए। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते शहीद हो गई। तात्या टोपे छिपकर आदिवासियों के सहयोगी से अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध चलाते रहे, लेकिन एक जमींदार के धोखे के कारण पकड़ लिए उन्हें फांसी दे दी गई। 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों द्वारा जारी किए गए एक घोषणा पत्र, जिसमें आजमगढ़ घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, इससे हमें विद्रोहियों के उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में सुधार के बारे में। तो यहाँ पर है कि अध्याय 9 है क्लास 8 का। समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला समानता के प्रश्न उठाया एवं ये सबको सुधारने में मदद की। राजा राम मोहन राय ने अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिन ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में यह राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धियां थी। उन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की स्थिति पर बल, विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन, अंतरजातीय विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, ये सब के बारे में उन्होंने बताया। राजा राम मोहन राय के बारे में कि इनका जन्म 1772 और मृत्यु 1833 में हो गई थी। राजा राम मोहन राय आधुनिक युग में सामाजिक सुधार आंदोलन की प्रेरणा थी। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो प्रार्थना समाज का गठन पश्चिम भारत में हुआ, जहां M.G. रनाडे ने समाज सुधार का बड़ी
बीरा लिया, जो मूलतः महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय में जुटे थे। जब 1882 में स्थिति में सुधार लाने का उपाय में जुटे थे जब 1882 में पंडिता रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची तथा रनाडे की सहायता में आर्य महिला समाज का गठन हुआ, जिसका मूल उद्देश्य महिला जागरूकता एवं उनके उत्थान रहा। भारत महिला परिषद का गठन हुआ, जिसके पहले सम्मेलन में 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रार्थना समाज के बारे में जान रहे। ईश्वर चंद विद्यासागर एवं विधवा पुनर्विवाह का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो ईश्वर चंद विद्यासागर का, जिनका 1820 में मृत्यु 1891 में अंग्रेज सरकार के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने उनके सुझाव को मानते हुए 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने भी ईश्वर चंद विद्यासागर की बातों को मानते हुए तत्कालीन गवर्नर जो थे लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा विवाह का पुनर्विवाह का एक कानून पारित किया। विद्यासागर के प्रयासों ने सुधार की प्रवृत्ति को एक नया बल दिया गया, जिसके आधार पर बाद में एज ऑफ कंसेप्ट यानी कि सहमति आयु विधेयक लागू हुआ, जिसने भारतीय परंपराओं के बड़ा कड़ा विरोध किया। केशव चंद्र सेन ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इस कानून में बहु विवाह का विरोध किया और विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी। तो ये जो आया था मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट हुआ था, उस पर ये 14 वर्ष लड़की और लड़का के लिए 18 वर्ष। जब केशव चंद्र सेन अपनी अल्पायु बेटी का विवाह किया, जब भारतीय समाज में मौजूद विसंगतियाँ सामने आई। अब रमाबाई के बारे में बात कर लेते हैं। रमाबाई संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। जो हिंदू धर्म है वह महिलाओं को दमन करता है, ये रमाबाई का मानना था। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1875 तक इनका जन्म के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए, जिसके मूल रूप से महिला उत्थान के लिए शिक्षा पर दिया गया। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन करते थे। वेदों के फल परम सत्य मानते हुए स्थिति के उत्थान प्रजातियों के बंधन को कमजोर करने में बहुत प्रभावशाली रहे। अब उसके बाद है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने भारत के पिछड़ेपन और अवनति के लिए अपनी गुलामी या शिक्षा और भविष्य के प्रति निराशा को जिम्मेदार माना है। 1893 में अमेरिका में शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भारत की गुट दर्शन के बारे में इन्होंने ये बात बताया। फिर है कि सैयद अहमद खां के बारे में है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भी महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास इन्होंने किया। और शुरुआत में 19वीं सदी पूर्वार्ध में सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898 में इनका ये जीवन काल रहा। इनके द्वारा इस्लामी समुदाय में सुधार लाने का दृष्टिकोण से वे शिक्षा के विस्तार में लगे। महिला उत्थान के क्रम में सैयद अहमद खां बहु विवाह, पर्दा प्रथा, तलाक की परंपराओं को नियमों को आधुनिकता के अनुसार संशोधन के विचार सुझाव पर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक लड़कों की प्राथमिकता मिली। इस कमी को शेख अब्दुल्ला ने पूरा प्रयास किया और महिला शिक्षा पर बल दिया। मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुछ शरीफ की आयतों का हवाला देकर बताया कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद नौरोजी फारदुंजी के बारे में बात कर लेते। तो नौरोजी फारदुंजी पारसी समाज के दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 और नौरोजी फारदुंजी 1817 से 1895 दोनों ने मिलकर रास्ते गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू की। दोनों ने इस शिक्षा के प्रयास के लिए, विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास के। नौरोजी परिवार के सहयोग पारसी समुदाय के अंतर्गत स्त्री जरदोस्ती मंडल का गठन हुआ। 1903 ईस्वी में आने तक लगभग 50 महिलाओं को इस संगठन के साथ जोड़ा गया। इस संगठन को लगभग 36 वर्षों तक सैरेनमाई एवं कुरसेत जी की अध्यक्षता में चलाया गया। कई वर्षों यहाँ पर डॉक्टर बीसी राय बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर बीसी राय बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री की माता अघोर कामिनी देवी के द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल स्थापना कर यहाँ के रूढ़िवादी तबके के विरोध के बावजूद पटना में कन्याओं की शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए। उसके बाद यहाँ पर है कि शेख अब्दुल्लाह और उनकी पत्नी बेगम वाहिद जहाँ के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय के परिवार में। तो शेख
अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम वाहिद जहां के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हुआ। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। फिर शिशु हत्या का प्रचलन विशेषकर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, तो इस अमानवीय परंपरा को 1870 में अवैध घोषित किया गया। 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 का ड्राफ्ट पटना के तैयार हुआ था। 1861 के अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया, आज भी प्रचलित है, जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। महिला संगठन स्थापित हुआ, जिसने राष्ट्रीय महिला परिषद, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, AIWBC जैसे महिला मोर्चों को तैयार किया गया, जो महिलाओं के बीच जागरूक फैलाने का कार्य भी किया। इस तरीके से ये देख लिया। अब अध्याय 10 है अतीत वर्तमान अंग्रेजी शासन में शहरी बदलाव। तो मज़ार का मकबरा, फिर खान का मज़ार, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संतों की कब्र अर्थात दफन करने का स्थान। मकबरा हो गया कब्र या मज़ार पर बनाई गई भव्य इमारत। खान कहा गया सूफी संतों के धार्मिक केंद्र को खानकाह कहते। इमाम बाड़ा यानी कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल, जहाँ मुहर्रम या शोक सभा ये सब होते हैं, मजलिस का आयोजन होता है। फिर शरद चंद्र ने देवदास उपन्यास भागलपुर में रहकर लिखे। पथेर पंचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने भागलपुर में रचे। शरद चंद्र ने देवदास उपन्यास जो लिखे थे भागलपुर में ही रहकर लिखे थे। फिर पथेर पंचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने भागलपुर में लिखे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ भाग भागलपुर में रहकर लिखे। जैन धर्म के 12 तीर्थकार वासु पूज्य थे, जन्मभूमि भागलपुर था। तो इस तरीके से है। फिर उसके बाद है अध्याय 11 कला क्षेत्र में परिवर्तन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1838 से 1894 में प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना आनंद मठ देशभक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। आनंद मठ उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। आनंद मठ आज़ादी के उन दीवाने देशभक्त और क्रांतिकारी व्यक्ति की कथा है, जो वंदे मातरम का जय घोष करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। बंगला उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय 1898 से 1971 की पूर्व की रचना गण देवता राय पंचग्राम रचना है। अब भारत हिंदू की बात कर लेते हैं। 1850 से 1885 हिंदी साहित्य में आधुनिक युग में प्रवर्तक रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में कई समाचार पत्र निकाले, जिससे अल हिलाल और अल बिलाल महत्वपूर्ण है। अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहाँ से अच्छा, तो ये अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहाँ से अच्छा। फिर बिस्मिल अजीमबादी ने कहा सरफरोशी की तमन्ना। बिस्मिल अजीमबादी ने ये बात कहा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर ये 1885 से लेकर 1947 तक। अब अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1947 के बीच पढ़ेंगे। तो भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनैतिक संगठन जो हुआ था वह 1851 से 52 ब्रिटिश भारत के 3 प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठन का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन, ये 3 संगठन 1851 से 1852 के बीच बना। 1867 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया। यहाँ पर 1867 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया। इसके सदस्य भी महावर्गीय सामान्य लोग थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। इसके भी सदस्य पढ़े लिखे ही आम लोग थे। उसके बाद है 1887 नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन हुआ था। 1887 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का गठन। अब 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यहाँ पे है कि 1883 अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे। 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन मध्य वर्ग के लोग थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 28 दिसंबर
1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 से रिलेटेड कुछ बातें को जान लेते हैं। 1850 के बाद राजनीतिक संगठन से जुड़े लोग के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। तो वो सोच विकसित हुआ और समाचार पत्रों में अंग्रेज के शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों अत्याचार और शोषण का पर्दाफाश होने लगा तो अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 में के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की ताकि इनका प्रसार रुक जाए। उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एवं आकार लेने लगा तभी ICS अब IAS में भर्ती होने वाले आयु हटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई ताकि भारतीय शिक्षित युवक परीक्षा में शामिल न हो सके। तो 19 वर्ष कर दी गई में भर्ती होने की आयु घटाकर 21 वर्ष 19 वर्ष तक कर दी गई ताकि भारतीय शिक्षित युवक परीक्षा में शामिल न हो सके। लॉर्ड रिपन के जाति भेद पर आधारित लॉर्ड रिपन ने जाति भेद के आधार पर न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद के आधार पर न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने एल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान किए जो यूरोपीय न्यायाधीश को मिले थे। यह व्यवस्था यूरोपियों को पसंद नहीं आई और इन लोगों ने एल्बर्ट बिल को संगठन विरोध किया। फलतः व्यवसाय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इन घटना में यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही साथ संगठन विरोध के बाद सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है। सारे कार्य एवं परिस्थितियों में राष्ट्रवादी भावना के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों में आए 72 प्रतिनिधित्व के द्वारा की गई। कांग्रेस की शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, RC दत्त और एक साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी से पढ़े लिखे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए A.O. ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारियों को अपना संगठन एवं कर्ता बनाया। अब है कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार की प्रतिनिधित्व के बारे में जान लेते। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता दूसरे अधिवेशन 1886 में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिससे 2,500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। अकेले फिर हथुआ एवं टुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालीग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह जो कुल्हरिया स्टेट जिनके नाम पर BN कॉलेज है, यहाँ विश्वेश्वर सिंह के नाम पर BN कॉलेज है, शामिल हुए थे एवं पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे, ये सब उसमें शामिल हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देनी चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर वे एकजुट हो सके। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की ये बातें थी। उसके बाद है दादा भाई नौरोजी के बारे में। हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपनी शासकों को अवगत करा सके। तो यहाँ पर है दादा भाई नौरोजी ने ये बात बोला। फिर है WC बनर्जी से रिलेटेड कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ग एवं क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वाले को बीच भाईचारे और दोस्ती का एक मजबूत बनाना। तो WC बनर्जी ने ये बात किया कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ग एवं क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे और दोस्ती का और मजबूत करना। तो ये दादा WC बनर्जी का कहना। अब स्वराज की चाहत की बात कर लेते हैं। 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासक विरोधी राजनीति और तरीकों से असहमत दिखने लगे थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, तो इस तरह के जो स्वराज की चाहते इस तरह की चाहत कौन, बिपिन चंद्र जो
बंगाल के थे। पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक रहे थे। ये तीनों, जिसको लाल बाल पाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर है कि 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासक विरोधी राजनीति और तरीकों से असहमत दिखने लगे थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। अब यहाँ पे है विचारधारा को नेतृत्व बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। अब आगे है बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड कुछ बातें को जान लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड के प्रदेश थे, सब शामिल थे। अंग्रेज़ों का तुर्क था कि चूँकि यह प्रांत काफ़ी बड़ा और अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है, लेकिन इस विभाजन के पीछे छुपे हुए मंशा थी कि एकीकृत बंगाल, जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का गठ था, उसे सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुत पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में तथा मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल के एक दूसरे से विभाजित किया जाए तथा भिन्न और भौगोलिक एवं भाषाई स्थिति रखने वाले बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रखा गया। अब है राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कार्य का विरोध करने का निर्णय लिया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित लागू होने के दिन समूचे बंगाल को शोक दिवस मनाया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, बंगाल की गलियों में वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई जिसमें तिलक भी उपस्थित थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। छात्रों ने स्कूल, कॉलेज, वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक और लाला लाजपत राय के हाथ में था। सरकार ने दमन का सहारा लिया। आम सभाओं के प्रतिबंध लगा दिए गए, अखबार पर जुर्माना लगाया गया और राष्ट्रीय नेताएं जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्ष की कारावास की सज़ा दे दी। तो बाल गंगाधर तिलक को 6 साल तक कारावास की सज़ा दे दी है। उसके बाद सांप्रदायिकता का बीजारोपण। अब सांप्रदायिकता का बीजारोपण है। अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन से प्रयोग में लाई गई सांप्रदायिकता की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1906 में मुसलमान जमींदार एवं नवाबों द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना से भरपूर मदद की। लीग ने बंगाल विभाजन को जायज़ बताया। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया। आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले मुसलमान प्रतिनिधि सिर्फ अपने ही समुदाय हित एवं स्वार्थ की बात करने लगे। इसका विस्तार हिंदू महासभा के रूप में 1915 में किया। दोनों दल परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले थे, जिससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिकता विचारों से कमज़ोर हुआ। उसके बाद अतिवादी क्रांतिकारी के बारे में। मुजफ्फरपुर जिला के न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। इन्होंने गलती से किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। अब मुजफ्फरपुर के बारे में है। यहाँ मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। इन्होंने गलती से किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। बग्घी में सवार कैनेडी की बेटी, यहाँ पर है, बग्घी में सवार कैनेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई और अस्पताल में कैनेडी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। खुदीराम बोस रातों रात मील पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। कुछ लोग द्वारा इस घटना की चर्चा चल रही थी, जिस पर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? तो वहाँ के लोगों को इन पर शक हुआ और वे पकड़े गए। मुकदमा चलाकर इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई, सिर्फ इतना वालों पर। फिर मुजफ्फरपुर बम कांड से एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के सांप्रदायिकता में तिलक ने लिखा कि मुजफ्फरपुर बम कांड से एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के सांप्रदायिकता में
केसरी के सांप्रदायिकता में तिलक ने लिखा कि 1897 को जब पूना में प्लेग कश्मीर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई, कश्मीर रैंड की प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारी का ध्यान प्रजा की तरफ खींचता है। दोनों घटनाओं में काफ़ी अंतर है। पृथक निर्वाचक मंडल किसी खास धर्म और जाति के लोगों का चुनाव अपने जाति या धर्म के लोग द्वारा किया जाता है तो वही पृथक निर्वाचक मंडल कहलाता है। उसके बाद है सांप्रदायिकता किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करता है तो वह सांप्रदायिकता कहलाता है। अब गांधी जी का आगमन की बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत में लौटे। गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्ल भेदी नीति के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों को हक की लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों एवं उनकी सफलता के भारत में उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था जो वहाँ पर उन्होंने संघर्ष किए थे। अब सत्याग्रह की बात करते हैं। शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीकों से न्याय की मांग तो वही सत्याग्रह होता है। नस्ल भेद शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव जो होता है, शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर जो भेद होता है वह नस्ल भेद कहलाता है। उसके बाद है गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया और साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद में जो है उनको स्थापित किया। गांधी जी के आगमन के समय भारत में होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था लेकिन वे इससे शरीफ नहीं हुए। वे होम रूल आंदोलनकारियों के इस विचार के विरोधी थे कि अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत करके उनके लिए अवसर है। इस रणनीति के तहत होम रूल आंदोलन छोड़ा गया। यहाँ है गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया और साबरमती आश्रम का स्थापित किया। गांधी जी के आगमन के समय भारत में होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था लेकिन वे इसे शरीफ नहीं हुए। वे होम रूल आंदोलनकारियों के इस विचार के विरोधी थे कि अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है। इस रणनीति के तहत भी होम रूल आंदोलन छेड़ा गया था। गांधी जी ने नरमपंथी रणनीति में भी आस्था नहीं रखते थे। गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास करते थे। वे किसी भी संगठन में अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहते थे। भारत की सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में हुआ तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य धारा से जुड़ने के सबसे पहले स्थानीय समस्याओं को लेकर चंपारण के बिहार, अहमदाबाद और खेरा में आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण और खेरा तो किसानों का आंदोलन था लेकिन अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूर से संबंधित था। उसका बाद चंपारण के किसानों को जमींदार के चंगुल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। यानी कि चंपारण के किसानों को जमींदार के चंगुल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने की आग्रह किया। गांधी अपने सहयोगियों ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी एवं बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ घूम घूम कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किए एवं बयान दर्ज करते। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के साथ ही जहां गांधी जी ने चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों के विरोध के लिए सत्याग्रह का संदेश दिया, वही प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेज ने दमन का सहारा लिया। इन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया जिससे संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। अब राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शन हुए। इसी क्रम में पंजाब के 2 नेताओं सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लोग विरोध को प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 यानी कि बैसाखी के दिन राष्ट्रव्यापी विरोध में प्रदर्शन हुए। इस क्रम में पंजाब के 2 नेताओं सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लोग विरोध के लिए प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन बड़ी संख्या में जालियांवाला बाग जो अमृतसर में जमा हुए लोग
सभा कर रहे थे कि पुलिस ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों की संख्या में घायल। सारे देश में इसने लोगों को आंदोलित कर दिया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के बाद तुर्की के खिलाफ को पद से हटा दिया गया। जो तुर्की खलीफा को पद से हटा दिया गया था। दुनिया के अन्य हिस्सा को मुसलमानों के तरह भारतीय मुसलमान भी ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र इस्लामिक स्थल पर भी खलीफा का नियंत्रण ही देखना चाहते थे। भारतीय मुसलमान ने मोहम्मद अली एवं शौकत अली का नेतृत्व अंग्रेज के शुरुआत की। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को अवसर के रूप में देखते हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाकर स्वराज की मांग उन्होंने की। उसके बाद है अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दरमियान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। रविंद्रनाथ ने नाइट महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि दे दी। रविंद्रनाथ ने नाइट महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि दे दी। चुनावों को मतदाताओं द्वारा बहिष्कार किया। अब जन भागीदारी की बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के बिहार भी जबरदस्त प्रभाव था। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दों को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर दिया गया। मजहरुल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरू मियाँ की ज़मीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत ज्ञानपीठ को स्थापित किया। यहाँ पर है कि खैरू मियाँ की ज़मीन पर बिहार विद्यापीठ, खैरू मियाँ के ज़मीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत ज्ञानपीठ को स्थापित किया। मजहरुल हक ने असहयोग के कार्यक्रम प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए उद्देश्य से दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला। उन्होंने इस तरीके से ये सब अपना भागीदारी निभाई। फिर है कि 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ। उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। असहयोग आंदोलन को अपने चरम उत्कर्ष पर आते ही आते हिंसक हो गया। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने चौरा-चौरी पुलिस थाना 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ में चौरा-चौरी पुलिस थाना उत्तर प्रदेश पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। गांधी जी के हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे, फलतः इन्होंने 6 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त की घोषणा कर दी। 6 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया। अब उसके बाद झंडा सत्याग्रह के बारे में। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 के शुरू हुआ, जब अंग्रेज प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने के लिए रोक दिया। कांग्रेसियों ने हुक्म मानने से इनकार करते हुए नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। न्यायाधीश के मनाही पर भी टीएसपी ने भीड़ पर हमला बोल दिया। कई लोग गिरफ्तार किए गए। और उसके बाद जनमलाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 से झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय लिया। जनमलाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 से झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय लिया। इस सत्याग्रह में देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ बिहार के लोग भी। यह आंदोलन 109 दिनों तक चला और 1560 सत्याग्रहियों की यहाँ पर सहभागिता हुई। धीरे धीरे सरकार का रुख नरम और तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा दे दी। अगली लड़ाई की तैयारी में बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के बीच उपज असंतोष की भावना का लाभ उठाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का गठन हुआ। क्रमशः एक पार्टी सर्वधारा यानी कि जनसाधारण वर्ग की प्रतिनिधित्व थी, तो दूसरी युद्ध हिंदूवादी और उग्र राष्ट्रवादी संगठन मानती थी। इस दौरान सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हिंदुस्तान में सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। इसी दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में
रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसी दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जब बिहार के सपूतों ने भगत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी को मार डाला। तो यहाँ पर है वैकुंठ शुक्ल के बारे में जान लेते हैं। वैकुंठ शुक्ल का 1910 में अब वैशाली में पड़ता है, पहले मुजफ्फरपुर में था। जयलापुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की। मथुरापुर गांव के लोअर प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में स्कूल के शिक्षक बने। इन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया। इन्हें गिरफ्तार कर पटना कैंप जेल में रखा गया। 1931 में इरविन समझौता के बाद अन्य सत्याग्रहियों के साथ में रिहा किए गए। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संपर्क में रहकर क्रांतिकारी बन गए। फणींद्र नाथ घोष ने बेतिया के निवासी थे। जब दल विरोधी कार्य करने लगा तब इसकी हत्या के कार्यक्रम में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। फणींद्र नाथ घोष ने सरकार की तरफ से अनेकों राजनीतिक षड्यंत्रों में गवाही दिया। लाहौर षड्यंत्र कांड में वह मुख्य मुखबिर था। इसने 1930 में भगत सिंह के राजगुरु तथा सुखदेव के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा मिली। तो यहाँ पर उसके खिलाफ गवाही दी। फणींद्र घोष पर हमला वैकुंठ शुक्ल तथा चंद्रवास सिंह के द्वारा 9 नवंबर 1932 को हुआ। तो यहाँ पर फणींद्र नाथ घोष पर हमला वैकुंठ शुक्ल तथा चंद्रमास शर्मा सिंह के द्वारा 9 नवंबर 1932 को हुआ, जब वह मीना बाजार का अपनी दुकान के सामने बैठकर अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। इस पर हमलाधार हथियार से हुआ घायल फणींद्र नाथ 17 नवंबर 1932 को मर गया। तब भागते वक्त वैकुंठ शुक्ल को झोला छूट गया, जिसे रखी धोती ने वैकुंठ शुक्ल तक पहुंचने में मदद की। वैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को सोनपुर हाजीपुर पुल के पास पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार किए गए। सत्र न्यायाधीश ने वैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी। उच्च न्यायाधीश ने सजा बरकरार रही। फलतः 14 मई 1934 को जेल में फांसी दे दी गई। दांडी मार्च की बात कर लेते हैं। जब गांधी जी निकल पड़े नमक कानून तोड़ने के लिए, प्रकृति प्रदत्त चीज़ है तो इसे सबके लिए सुलभ होना चाहिए। अतः गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा का निश्चय किया। उन्होंने अपने 79 साथियों के साथ गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में दांडी यानी कि समुद्र तट के किनारे के लिए नमक कानून तोड़ने निकल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नमक कानून इकट्ठा कर नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। गांधी जी ने पानी उबालकर भी नमक बनाया। देखते देखते आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। सभी इसमें शामिल हुए। प्रांतीय स्वायत्त की बात करते, संघ के अंदर रहते हुए अपने राज्य क्षेत्र में जनहित में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार की बात कर लेते हैं। इसी प्रावधान के तहत तत्कालीन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में 1937 में कांग्रेस की चुनी सरकार बनी। 2 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण कांग्रेस ने युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने की शर्त युद्ध सहयोग की बात की, लेकिन अंग्रेज सरकार ने यह बात नहीं मानी, जिससे 1939 में कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अंग्रेज भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था, इसके बारे में कुछ बातें हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपजी परिस्थिति में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी। इसके लिए गांधी जी ने जनता के करो या मरो का नारा दिया। इसी के दौरान हालांकि गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त को अहिंसक संघर्ष का ही आह्वान किया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या था, तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी WC अर्चन ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस सचिवालय भवन के सामने, तो 11 अगस्त को विद्यालयों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल के भवन राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। अधिकारियों के आवेश पर पुलिस फायरिंग में 7 छात्र मारे गए। 7 छात्र वहां पर मारे गए और अनेक घायल हुए। मरने वाले छात्रों में उमाकांत सिन्हा, रमानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा
पति कुमार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1942 से 43 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शिथिल हुआ तब भारत की सीमाएं के बाहर जय हिंद और दिल्ली चलो की आवाज़ गूंज उठी, जिसने देशवासियों को साहस को भर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी में पहुंच चुके थे। वहां से जापान गए और जुलाई 1943 में आजमगढ़ हिंद फौज की संगठित किया। आजमगढ़ हिंद फौज का संगठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसकी बागडोर संभालने के बाद अगस्त 1943 में नेताजी ने आजमगढ़ हिंद सरकार की स्थापना की। इसके नेतृत्व में आज़ाद फौज इम्फाल तक स्थापना की। इसके नेतृत्व आज़ाद फौज इम्फाल तक और पहुंची तथा भारत की लगभग 250 वर्ग मीटर जमीन को आज़ाद करा लिया गया। लेकिन कई कारणों से पीछे हटना पड़ा। स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन भी ये हुआ। ये मालूम होगा कि 1946 के प्रांतीय चुनाव को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में ली की बेजोड़ सफलता ने पाकिस्तान की मांग के प्रति इसे और मुखर कर दिया। सरकार ने पाकिस्तान की मांग और भारत के स्वतंत्रता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता प्रदान करते हुए ढीले महासंघ के रूप में अविभाजित भारत को सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों पर लीग और कांग्रेस ने आपत्ति की। इन परिस्थितियों में अब देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के असमर्थन में जनता के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में सांप्रदायिकता हिंसा भड़क उठी। इसने तेजी से अधिकांश भारत की अपने चपेट में ले लिया और लाखों लोग मारे गए, करोड़ों शरणार्थी हो गए। ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद परिस्थिति को देखते हुए भारत को विभाजित करने का मन बना चुकी थी। यह अंग्रेजों की फूट डालो की नीति पर प्रकाष्ठा थी। अपनी इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिया। तो यहाँ पर माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के, तो यहाँ पर माउंटबेटन ने ये चीज़ किया। लीग ने 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया था। इसने 1940 में मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्रता की मांग की। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ लिया। अब उसके बाद स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है कि नए संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को लागू किया एवं पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। संविधान की कुंजी, हमारे संविधान की सभी विशेषता इसकी प्रस्तावना में नहीं है। इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अस्थायी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 अगस्त 1949 को एच.जे. खांडेकर ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में प्रश्न उठाया। 24 अगस्त 1949 को एच.जे. खांडेकर अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में प्रश्न उठाया। एक सदस्य लक्ष्मी नारायण साहू का कहना था कि संविधान जिन आदर्शों आधारित है उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही ठप हो जाएगा। तो इस तरह की भी ये आलोचना हुई। भाषाई आधार पर पुनर्गठन राज्यों का विरोध किया। नेहरू और पटेल ने आंध्र प्रदेश के मांग को लेकर गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु राजू ने 58 दिन तक भूख हड़ताल किया। 15 सितंबर 1952 में मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। यहाँ पर है कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन राज्यों का विरोध किया। नेहरू और पटेल ने आंध्र प्रदेश को मांग को लेकर गांधीवादी नेता पट्टू श्री रामुलु प्रसाद जी ने रामलू राजू ने 58 दिन तक भूख हड़ताल किया। 15 सितंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन का अध्यक्ष फजल अली था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली था। अन्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 1951 से 56 के कृषि के सुनियोजित रूप से बढ़ावा दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56, दूसरी था 1956 से
यहाँ पर ये में देश औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थापना पर बल दिया। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन ने गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में कहा था कि मशीनों सब बढ़ेगा तो फायदा होगा बट तबाही ही मिलेगी। उसके बाद है कि गुट निरपेक्ष की नीति की बात कर लेते। सबके साथ अच्छे संबंधों का निर्वाह करते हुए किसी गुट में न रहकर भारत में गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई तथा भारत जैसे गरीब और विकासशील देशों को भी इस पर नीति पर चलने की सलाह दी। 5 जून 1974 को जयप्रकाश ने गांधी मैदान में भाषण दिए। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पंजाब में चरमपंथी एवं अलगाववादी आंदोलन हुए। इसके विरुद्ध जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के प्रतिशोध में श्रीमती गांधी के 2 अंगरक्षकों में 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पंजाब में चरमपंथी एवं अलगाववादी आंदोलन हुए। इनके विरुद्ध जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के प्रतिशोध में श्रीमती गांधी के 2 सिखों अंगरक्षकों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। बीजेपी 1989 में बना। यहाँ पर है कि बीजेपी 1989 में बना। वीपी सिंह इसके नेतृत्व थे। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पूरे देशवासियों को प्रभावित किया। पोखरण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 में परमाणु परीक्षक पोखरण 2 जो हुआ था वह वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था। अब राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्दपूर्ण के अबुल कलाम आज़ाद की बात कर लेते हैं। तो आरंभिक जीवन इनके बारे में अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड आरंभिक जीवन मौलून इनका जन्म मक्का में प्रतिष्ठित धर्म गुरुओं के एक परिवार में 11 नवंबर 1888 को हुआ था। इनके पिता का नाम खैरुद्दीन एवं माता का नाम बीबी आलिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बचपन का नाम था अलामाउद्दीन था। ये बचपन से ही प्रखर बुद्धि रचनाशील व्यक्ति थे और ये प्रखर वाणी के कारण लोग इन्हें अबुल कलाम कहने लगे। धार्मिक मामलों में दक्षता के कारण उन्हें मौलाना कहा गया। उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन की परिवेश में भूमिका। मौलाना आज़ाद का परिवार 1897 ईस्वी में मक्का से कलकत्ता आकर बस गए। 1905 में बंगाल विभाजन की विरोध फलस्वरूप उपजे जन आंदोलन में अरविंद घोष के संपर्क में आने से इन्हें क्रांतिकारी विचारों की भावना उत्पन्न हुई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण भयभीत अंग्रेजी सरकार ने इन्हें बंगाल छोड़ने का आदेश दिया। 1916 से 1920 ईस्वी तक उन्होंने अपना निर्वाचित जीवन रांची में बिताया। इन्होंने कुरान पर टीका लिखा जिसे तर्जुमान उल कुरान के रूप में जाना जाता है। यह रचना विश्व में प्रसिद्ध है। तर्जुमान उल कुरान के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। इन्होंने कुरान पर टीका लिखी तो तर्जुमान उल कुरान के रूप में जाना जाता है जो यह रचना विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। 1922 ईस्वी में इन्हें पहली बार जेल की सजा हुई। 1923 में मौलाना आज़ाद दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेष अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1940 में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया। इन्होंने आज़ादी के बाद भारतीय सांस्कृतिक संबंधी परिषद की स्थापना की। शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आज़ाद जो 1947 से 1958 तक थे। 1954 ईस्वी में दिल्ली में प्रथम काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट्स का आयोजन किया। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को भी विशेष महत्व दिया। मौलाना आज़ाद की मृत्यु 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में हुई और जामा मस्जिद के पास इनका मज़ार अवस्थित है। मरने के बाद 1922 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस तरीके से जो क्लास 6ठा 7वां 8वां सभी को बता दिया गया। ऐसे पढ़कर अगर आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा तो कम से कम तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।